हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। जो भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गदर आंदोलन। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण। जो कामागाटा मारू प्रकरण है, ये घटना घटित होती है कहाँ पर? कनाडा। ओके। जो भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध किससे है? कनाडा से। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गदर पार्टी आंदोलन और गदर अखबार। जो गदर पार्टी है इसका पूर्व नाम था हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट और इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। कब? 13 मई 1913 को। 13 मई 1913 को सोहन सिंह भाकना के द्वारा कहाँ पर? पोर्टलैंड में। सोहन सिंह भाकना के द्वारा पोर्टलैंड में जो हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट की स्थापना की गई है। और इस संगठन में लाला हरदयाल, भाई परमानंद, कांसीराम और करतार सिंह सराभा इसके अन्य सदस्य थे। बाद में लाला हरदयाल के सुझाव पर इस संगठन का मुख्यालय पहले कहाँ था? पोर्टलैंड से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया है? सैन फ्रांसिस्को। इस संगठन का मुख्यालय था वो पोर्टलैंड से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया है? सैन फ्रांसिस्को। और जो गदर पार्टी या जो संगठन का नाम क्या था? हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट। इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया था युगांतर आश्रम। यानी कि हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? युगांतर आश्रम। हम पढ़ रहे हैं गदर पार्टी की स्थापना। तो जो गदर पार्टी का पूर्व नाम क्या था? हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट, जिसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा 13 मई 1913 को। कहाँ पर? पोर्टलैंड में। और जो लाला हरदयाल के सुझाव पर इस संगठन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को स्थानांतरित कर दिया। और सैन फ्रांसिस्को में इस संगठन का नाम, किस संगठन का नाम? हिंद एसोसिएशन फॉर पोर्टलैंड कोस्ट। इसका नाम परिवर्तित करके इसका क्या नाम क्या कर दिया था? युगांतर आश्रम। और जहाँ जो युगांतर आश्रम है यहाँ से एक अखबार निकाला गया है। कौन सा? गदर अखबार। गदर अखबार कहाँ से निकाला गया है? युगांतर आश्रम से। ओके। तो जब युगांतर आश्रम से गदर अखबार निकाला गया है, इस कारण इस संगठन को कहा गया है क्या? गदर पार्टी, गदर दल। तथा इस जो युगांतर आश्रम के नेताओं के द्वारा युगांतर आश्रम के नेतृत्व में जो गतिविधियां संचालित की गई है उन्हें कहा जाता है गदर आंदोलन। सबसे पहले हमने देखा था गदर पार्टी। इसके बाद हमने पढ़ा था गदर अखबार। जो गदर अखबार है वो 1 नवंबर 1913 से कहाँ से निकलता है? सैन फ्रांसिस्को से। किसके द्वारा निकाला जाता है? युगांतर आश्रम से। यह एक साप्ताहिक अंक था और इसका जो प्रथम संस्करण है वो निकला है उर्दू भाषा में। यानी कि प्रथम संस्करण का प्रकाशन होता है उर्दू भाषा में। यह एक साप्ताहिक अखबार था और इसके प्रधान संपादक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसके प्रधान संपादक थे और इसके सहयोगी थे सोहन सिंह। ओके। बाद में इसे हिंदी, गुजराती और गुरुमुखी भाषा में भी प्रकाशित किया गया था। और जो गदर अखबार था इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था अंग्रेजी राज का दुश्मन। अंग्रेजी राज का दुश्मन इसका शीर्षक था तथा इसके पृष्ठ पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? गदर पार्टी। उसके बाद देखा है गदर अखबार। अब हम देखेंगे गदर आंदोलन। जो गदर आंदोलन है वो क्या है? जैसा कि 1914 से 1918 के मध्य चलता है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और गदर दल के नेताओं ने भारत में सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे ताकि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ सके। इस हेतु
जो क्रांतिकारी भारत आते हैं और इस दौरान लगभग 8,000 क्रांतिकारी फरवरी 1915 तक विभिन्न जहाज़ों के माध्यम से भारत आ चुके थे। इनका नेतृत्व किया था करतार सिंह और रघुवर दयाल, दोनों ने इनका नेतृत्व किया था। और जब ये क्रांतिकारी अमेरिका से भारत आ रहे थे तो किससे आए थे? जो जहाज़ों से आए थे उनका नाम था मंजूरिया मारू, निपोन मारू, लॉन्गसोई और तोसा मारू। जो तोसा मारू जहाज़ से जब ये भारत आ रहे थे तो उस समय ये सिंगापुर में रुका था और सिंगापुर में भाई परमानंद के द्वारा एक ओजस्वी भाषण दिया था। एक ओजस्वी भाषण से उत्साहित होकर जो ढूंढे खान और चिश्ती खान ने यहाँ पर उपद्रव कर दिया, इस कारण इसे कहा जाता है तोसा मारू कांड। तोसामारू कांड। तोसामारू कांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तोसामारू जहाज पर हुआ था। इसके अलावा इसे कहा जाता है सिंगापुर क्रांति। सिंगापुर क्रांति क्योंकि ये सिंगापुर में हुई थी। ओके, जब ये भारत आ चुके थे तो सरकार के द्वारा लगभग 189 प्रवासियों को नजरबंद कर दिया जाता है और 704 लोगों को काबू में पाबंद कर दिया। लेकिन शेष बचे हुए जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्रांति की योजना बनाई, लेकिन सिखों ने इस योजना में यानी कि जो क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। तब इन्होंने क्या किया था? कौन कौन? करतार सिंह और रघुवर दयाल ने क्या किया था? जो रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल, इनसे मिलकर इन्होंने लाहौर सशस्त्र क्रांति की रूपरेखा बनाई। किसकी? लाहौर सशस्त्र क्रांति की रूपरेखा बनाई, जिसमें क्या था कि जो लाहौर से लेकर बंगाल तक सशस्त्र क्रांति करेंगे और जिसके तहत जो सरकारी संपत्तियों को नष्ट करना और संचार के साधन नष्ट करना इनका मेन लक्ष्य था। और इसके लिए घटना तय की थी 21 फरवरी 1915। लेकिन जो 21 फरवरी 1915 को बाद में चेंज करके इनके द्वारा कर दिया था 19 फरवरी 1915। लेकिन क्या होता है, इनमें से जो एक क्रांतिकारी था उसने गद्दारी की और सरकार को जो संपूर्ण योजना है उसकी जानकारी दी थी। गद्दारी किसने की थी? कृपाल सिंह के द्वारा गद्दारी की और सरकार को सारी सूचना दे दी। इस कारण जो सरकार ने क्रांतिकारियों पर चलाया था लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम। क्या? लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम चलाया गया। कब चलाया गया? 1915 में। और जो लाहौर षड्यंत्र केस देती है उसके तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। कब? 23 मार्च 1931 को। वो है लाहौर केस षड्यंत्र देती है। उसके तहत जब केंद्रीय विधानसभा में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंके जाते हैं, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस देती है के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। कब? 23 मार्च 1931 को। जबकि ये है लाहौर षड्यंत्र केस 1915 प्रथम। इसमें निम्न को सजाई हुई, इसमें सजाई किन किन को हुई है? इसके तहत क्या चलाया गया है? लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम 1915। इसमें 79 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और लगभग 7 लोगों को फांसी दी गई। 7 लोगों में करतार सिंह, विष्णु पिंगले, जगत सिंह आदि को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। फिर इसके बाद इसका एक पूरक केस चलाया गया और पूरक केस में लगभग 74 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और 5 लोगों को फांसी दी गई। इनमें बलवंत सिंह, मथुरा सिंह और वीर सिंह प्रमुख थे। इसका एक पूरक केस भी चला है, पूरक केस सेकंड, यानी पूरक केस फर्स्ट और पूरक केस सेकंड, जिसमें 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और उत्तम सिंह को फांसी दी गई। जो गदर आंदोलन है उसका निर्मम दमन कर दिया गया और लगभग 400 लोगों को फांसी की सजा दी गई। यह एक उग्र वैचारिक आंदोलन था। उग्र वैचारिक आंदोलन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके द्वारा गदर अखबार चलाया गया था, है ना। इसके अलावा यह एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था क्योंकि इसमें संत श्री अकाल यानी कि सिख धर्म, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए जो कि धर्मनिरपेक्षता को दर्शा रहे हैं। यह एक नियोजित आंदोलन था, यानी कि इसकी पहले पूर्ण रूप से योजना बनाई गई
और उसके बाद यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण। जो कामागाटा मारू प्रकरण है, ये है भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां है, उससे हमने सबसे पहले 3 पार्टों में डिवाइड किया था। यूरोप में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां, अमेरिका और कनाडा में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां, और तीसरी थी मध्य एशिया और अफगानिस्तान में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां। अब हम बढ़ रहे हैं अमेरिका और कनाडा में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां। जो कामागाटा मारू प्रकरण है, ये है कनाडा में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां। इसमें क्या होता है कि कनाडा सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है, और जिसमें मतलब एक समुद्री एक्ट बनाया जाता है। समुद्री एक्ट में क्या जोड़ा जाता है कि वे भारतीय जो सीधे भारत से कनाडा आ रहे हैं, केवल उन्हें ही कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा। कनाडा सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है, एक समुद्री एक्ट पारित किया जाता है, और उसमें क्या था, क्या प्रावधान था कि वे भारतीय जो सीधे भारत से कनाडा आ रहे, भारत से कनाडा, वे भारतीय जो सीधे भारत से कनाडा आ रहे हैं, केवल उन्हें ही कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा। क्या प्रावधान किया गया था कि वे भारतीय जो सीधे भारत से कनाडा आ रहे हैं, उन्हें ही कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई थी। जो एक्ट बनाया था उसमें कुछ खामियां रह गई, और इन खामियों का फायदा उठाकर जो अन्य भारतीय थे, यानी कि जहाँ जो अन्य देशों से जा रहे थे, उन्होंने भी कनाडा में प्रवेश कर लिया। लेकिन बाद में सरकार ने इस खामी को ठीक कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि जो सिंगापुर में एक काम करने वाले थे, सिंगापुर या मलाया, सिंगापुर मलेशिया में काम करने वाले एक आदमी थे। कौन थे? बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त सिंह। जो बाबा गुरुदत्त सिंह थे, ये एक सिख थे। इनके द्वारा क्या किया जाता है, बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा एक जापानी जलपोत है। क्या? जापानी जलपोत, यानी कि जापानी जहाज था। उसका नाम क्या था? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू नामक एक जापानी जलपोत था। उसे भाड़े पर लेकर लगभग 376 यात्री, यानी कि 376, मतलब जो कामागाटा मारू जहाज था, उसे, जो कि एक जापानी जहाज था, उसे भाड़े पर लिया, और लगभग 376 यात्रियों को लेकर ये गए थे। कहाँ पर? सिंगापुर से वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ पड़ता है? कनाडा में। यानी कि सिंगापुर से कनाडा जा रहे थे, और कनाडा जाने का उनका उद्देश्य क्या था कि ये लोग वहाँ जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे। किंतु कनाडा सरकार ने इन्हें वहाँ उतरने की अनुमति नहीं दी। यानी कि लगभग 376 यात्री थे। उन्हें लेकर 376 यात्रियों को लेकर जो बाबा गुरुदत्त सिंह थे, वो सिंगापुर से कहाँ जाता है? कनाडा। सिंगापुर से कनाडा, यानी कि सिंगापुर से वैंकूवर जाता है। और लेकिन क्या हुआ था, जब मई 1914 में ये पहुंचे हैं कनाडा, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को वहां पर उतरने नहीं दिया, और यात्रियों के बचाव में शोर समिति का गठन किया गया। शोर समिति का गठन किया गया। ये शोर समिति क्या है? ये शोर समिति है कि उस समय, तत्कालीन समय में कनाडा में कुछ भारतीय निवास कर रहे थे, और उन्होंने जो यात्री भारत से आए थे, यानी कि जो यात्री सिंगापुर से कनाडा आए थे, उनके बचाव के लिए एक शोर समिति का गठन किया। जिसमें कौन कौन थे? शोर समिति या तटीय समिति भी कहते हैं। इसमें थे बलवंत सिंह, सोहन सिंह, बलवंत सिंह, सोहन सिंह और हुसैन रहीम। इन्होंने जो भारतीय यात्री थे, उनका समर्थन किया था कि इन्हें कनाडा में प्रवेश दिया जाए। इसके अलावा यूएसए में भगवान सिंह और बरकतुल्लाह ने भी प्रयास किए थे कि भारतीयों को कनाडा में प्रवेश दिया जाए, लेकिन ये सब असफल रहे और यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया।
इनमें से कुछ यात्री थे, 24 यात्रियों को उतरने की परमिशन मिल गई। 24 यात्रियों को उतरने की परमिशन मिल गई, यानी कि 376 यात्रियों में से 24 यात्रियों को कनाडा में उतरने की परमिशन मिल गई और बाकी यात्रियों को जब अनुमति नहीं दी गई तब यह जहाज वापस भारत भेजा गया और याकोहामा हांगकांग होते हुए याकोहामा हांगकांग होते हुए यह जहाज वापस कहाँ आ गया? कलकत्ता। और कलकत्ता में आया है ये बजबज बंदरगाह हुगली में। कहाँ पर? बजबज बंदरगाह कहाँ पड़ता है ये? हुगली, हुगली कलकत्ता। ये आता है 27 सितंबर 1914 को। 27 सितंबर 1914 को। मई 1914 में कहाँ पहुंचा था ये? कनाडा। और जब कनाडा में इन्हें उतरने की परमिशन नहीं दी जाती है तब उसके बाद ये वापस रिटर्न भारत में सीधा भारत आता है और भारत में ये कहाँ पर आके रुकता है? बजबज बंदरगाह हुगली में। यहाँ पर आता है 27 सितंबर 1914 को। इस जहाज के यात्रियों को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा सरकार ने उन्हें वापस लौटाया है। वापस पहुंचते ही, यानी कि जब जो यात्री थे वो वापस जब भारत पहुंचे तो बाबा गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, किंतु वे बच निकले। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब की ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस एवं यात्रियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और यात्रियों के मध्य मुठभेड़ हुई जिसमें लगभग 22 यात्री मारे गए। यानी कि यात्रियों को यह विश्वास था कि जो उन्हें कनाडा में प्रवेश इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, और जब ये आते हैं तो इन्हें सीधे पंजाब भेजने की कोशिश कर रही थी सरकार कि ये डायरेक्ट पंजाब जाए, लेकिन जो यात्री थे उन्होंने पंजाब की ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया, जिस कारण दोनों के मध्य विवाद बढ़ गया। दोनों के मध्य झड़प हो गई और उसमें लगभग 22 से अधिक जो यात्री थे वो मारे गए। इस घटनाक्रम के बाद जो सरकार के द्वारा बैठाया जाता है सेडिशन आयोग। क्या? सेडिशन आयोग। और सेडिशन आयोग किसकी अध्यक्षता में था? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन आयोग बिठाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही है उनका कारण क्या है। तो इसके बाद क्या बिठाया गया था? सेडिशन आयोग। और भारत में राजनीतिक व्याधि कहाँ है? इसे कैंपबेल ने जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी उन्हें क्या कहा था? भारत में राजनीतिक व्याधि। तो आज हमारे द्वारा क्या पढ़ा गया है? आज हमने पढ़ा है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? कामागाटा मारू प्रकरण है, कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है जो कि जापानी जहाज था जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। क्यों? क्योंकि ये जो सिंगापुर या पूर्वी एशिया के जो यात्री थे, जो भारतीय यात्री थे, उन्हें लेकर कहाँ पर गया है? वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ पर पड़ता है? कनाडा में। ये कनाडा क्यों जाना चाहते थे? काम की तलाश और अच्छे जीवन की तलाश में जाना चाहते थे ये कनाडा। तो ये कहाँ गए हैं? सिंगापुर से कनाडा। लेकिन जो कनाडा में इससे पहले एक एक्ट लाया गया था, एक समुद्री कानून लाया गया था जिसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि डायरेक्ट भारत से अगर कनाडा यात्री आएंगे तो उनको प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन भारत के अलावा अन्य देशों से जो यात्री आएंगे, भारतीय यात्री आएंगे, उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो एक्ट है उसमें कुछ खामियां थी और जिसका सहारा लेकर कुछ भारतीय, लगभग 35 भारतीय कनाडा में प्रवेश कर गए, लेकिन बाद में सरकार ने वो खामी थी उसे समाप्त कर दिया। लेकिन जो बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में, यानी गुरुदत्त सिंह के द्वारा एक जहाज किराए पर लिया गया था, जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू। और विभिन्न क्षेत्रों से भारतीयों को लेकर ये कहाँ पहुंच गए? कनाडा। कनाडा कब पहुंचे? मई 1914 में।
मई 1914 में ये पहुंच गए हैं कनाडा। और कनाडा में लेकिन कनाडा में इन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। और जब कनाडा में इन्हें प्रवेश नहीं दिया गया तो यात्रियों के बचाव में एक कमेटी का गठन किया गया है। कौन सी? शोर कमेटी। शोर कमेटी, अथवा इसे क्या कहा जाता है? तटीय समिति। शोर कमेटी अथवा तटीय समिति, जिसके सदस्य कौन कौन थे? बलवंत सिंह, सोहन सिंह और हुसैन रहीम। इसके अलावा यूएसए से जो भगवान सिंह और बरकतुल्लाह ने भी जो यात्रियों को प्रवेश के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन ये सब असफल रहे। इसमें से लगभग 24 यात्रियों को, यानी कि 376 यात्रियों में से 24 यात्रियों को परमिशन दे दी गई थी कनाडा में प्रवेश की। लेकिन जो बाकी यात्री थे उन्हें जहाज में बैठाकर वापस रवाना कर दिया। और ये हांगकांग, सिंगापुर होते हुए कोलकाता के हुगली बंदरगाह, कोलकाता के बजबज बंदरगाह जो पड़ता है हुगली नदी पर, हुगली, कलकत्ता में, यहाँ पर आकर उतरते हैं। कब? 27 सितंबर 1914 को। यहाँ पर क्या होता है, ये जो यात्री थे इन्हें विश्वास था, यानी कि इनके मध्य यह विश्वास बन गया था कि जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा मना किए जाने के कारण ही हमें जो कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। इस कारण जब ये वापस बजबज बंदरगाह पर आते हैं तो सबसे पहले सरकार के द्वारा जो गुरदत्त सिंह थे उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बचकर निकल गए। उसके बाद जो यात्री थे उन्हें ये सीधे पंजाब भेजना चाह रहे थे, लेकिन पंजाब जो यात्री थे उन्होंने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया और इन दोनों के मध्य झड़प हो गई। झड़प में लगभग 22 से अधिक यात्री मारे गए। और इसे कहा जाता है कामाघाटा मारू कांड। और इस घटनाक्रम के बाद सरकार के द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनकी जानकारी प्राप्त करने या उनके कारण जानने के लिए और एक उपाय सुझाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। कौन सा? सेडिशन आयोग। जो सेडिशन आयोग है किसकी अध्यक्षता में है? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन आयोग का गठन किया गया है 1917 में। और इसके द्वारा जो एक्ट आता है, इसके द्वारा सुझाव के बाद जो एक्ट आता है वो आता है रॉलेट एक्ट। और जिसकी परिणति होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये है कामाघाटा मारू प्रकरण।